गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं एमएससी प्री फिजिक्स के अंदर क्लासिकल मैकेनिक्स को, जिसके अंदर हमारे पास यूनिट नंबर फर्स्ट चल रही थी। और आज का जो टॉपिक रहेगा वो पहले भी हमारे पास चल रहा था, लेकिन आज का रहेगा मिनिमम सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन, जो कि था एप्लीकेशन ऑफ आयलर लैग्रेंज इक्वेशन का पार्ट। तो ये हमारे पास 3 पार्ट पढ़ चुके थे, आज हम चौथा पढ़ेंगे और लास्ट है ये मिनिमम सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन। तो हम पढ़ रहे थे एप्लीकेशंस ऑफ आयलर लैग्रेंज इक्वेशन और एग्जाम्पल ऑफ कैलकुलेशन ऑफ वेरिएशन, जिसके अंदर हमने 3 पढ़ चुके थे। आज हम चौथा पढ़ेंगे। चौथे का नाम है मिनिमम सरफेस ऑफ रिवोल्यूशंस। मिनिमम सरफेस ऑफ रिवोल्यूशंस। तो सबसे पहले मैं आपके लिए इसको डायग्राम बना देता हूँ। तो देखिएगा, ये हमारे पास यहाँ पर एक अक्ष मान लेते हैं और एक अक्ष ये मान लेते हैं। इसको मैं मान रहा हूँ एक्स एक्स और इसको मैं मान रहा हूँ वाई एक्सिस। ठीक है, ये भले ही आपको टेढ़ा दिख रहा हो, मान के चलेंगे ये बिल्कुल सीधा है। मैंने बिल्कुल सीधा खींचा, आपको टेढ़ा दिख सकता है, मुझे नहीं पता। और मिनिमम सरफेस रिवोल्यूशन के लिए हम मानते हैं हमारे पास एक इस तरह से कोई सिस्टम है और ये नीचे की तरफ इस तरह से आता है, ये भी इस तरह से नीचे की तरफ आता है और यहाँ से इस तरह से, ये जैसे शंकु होता है ना, जैसे हमारे पास ये शंकु है। ठीक है, और इसको आप यहाँ से काट देंगे, यहाँ से, और इसको हटा देंगे और ये जो बचेगा वो कुछ ऐसा बचेगा, ऐसा और ऐसा बचेगा। और इसके ऊपर का जो मैंने इसको काट दिया, इसको हम ले रहे हैं। ठीक है, हिंदी में तो इसको छिन्नक बोलते हैं, छिन्नक। इंग्लिश का तो पता नहीं। और ये हमारे पास इसका ओरिजिन है 0 0। और यहाँ पर हम कोई पार्टिकल मान लेते हैं कि यहाँ पर जो पार्टिकल है इस तरह से, वो इस तरह से मोशन करता है इसकी सरफेस पर। यहाँ पर जब पार्टिकल होता है तो इसके कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं हम x2 और y2। और जब यहाँ पर पार्टिकल होता है तो हम इसके कोऑर्डिनेट मान दें x1 और y1। ठीक है, पहले थोड़ी सी थ्योरी लिख ली जाए। तो देखिए, इन दिस एग्जाम्पल a car passing through to point x1 y1 and x2 y2 has been rotate about a y axis and our aim is find a curve which an revolving about a certain form geometry of minimum surface। ठीक है, आपको समझ में आएगा मिनिमम सरफेस एरिया। लेट अस कंसीडर, आगे चलते हैं अपन और लिखेंगे लेट अस
consider a point कैपिटल ए मान लेते हैं पॉइंट को, formed due to the revolution of area length about x x मान लेते हैं x एक्सेस, the surface area of strip, assume the surface area of strip, assume ओके तो ये जो सरफेस एरिया है उसको हम मानते हैं 2 पाई, ओके, रेडियस इनटू हाइट। रेडियस इनटू हाइट। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो हमारे पास सिलेंडर होता है इस तरह से, और सिलेंडर के अंदर हम क्या मानते हैं, एरिया किस तरह निकालेंगे, एरिया निकालेंगे 2 पाई इसकी रेडियस इनटू इसकी ऊंचाई। ये आर है तो इसका जो एरिया होगा, सरफेस एरिया देगा वो 2 पाई, आप इसको ओपन करेंगे तो लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 2 पाई आर तो इसकी क्या हो जाएगी चौड़ाई, और एच इसकी क्या है ऊंचाई, तो इसका क्या रहेगा सरफेस एरिया। ठीक है, यहाँ से इसको और सोल्व करेंगे तो रहेगा 2 पाई, और जो हमारे पास रेडियस है वो मान लेते हैं एक्स, क्योंकि वो एक्स एक्स की तरफ है। यहाँ पर ये जो है वो एक्स कोऑर्डिनेट की तरफ है, इसलिए हमने इसको कितना मान लिया, एक्स मान लिया है। और स्ट्रिप एलिमेंट की जो हाइट है उसको अपन लेंगे, तो वो हमारे पास रहेगी यहाँ पर स्ट्रिप के लिए डी एक्स स्क्वायर प्लस का डी वाई स्क्वायर, और इसको देंगे समीकरण नंबर फर्स्ट। एंड द टोटल सरफेस एरिया इज, एंड द टोटल सरफेस एरिया इज, तो ये रहेगा, यदि हमारे पास ये डी आई है तो अपन लिखेंगे डी आई का इंटीग्रेशन होना चाहिए इधर भी, और इधर भी हमारे पास इंटीग्रेशन होना चाहिए। आप कोई भी पॉइंट मान लीजिए, पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक जा रहा है पार्टिकल, तो हम लिखेंगे कि 2 पाई एक्स अंडर का डी एक्स स्क्वायर प्लस का डी वाई स्क्वायर, और पहले की तरह हम क्या करेंगे, इसमें से डी एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे या बाहर निकाल लेंगे। एक चीज़ और, आप यदि ये जानना चाहते हैं ये कहाँ से आया, तो आप इसको देखो ऐसे समझेंगे कि हमारे पास इस तरह से एक कर्व था जो थोड़ा सा इस तरह से था, अपने इस तरह से, यानी कि ऊपर की रेडियस थोड़ी अलग है और नीचे की रेडियस थोड़ी सी हमारे पास अलग है, इसलिए हम उसको वेरिएबल मान रहे हैं एक्स। जैसे जैसे ऊपर जाएगा एक्स बढ़ जाएगा। यहाँ पर हम एक स्ट्रिप ले रहे हैं, तो अपन स्ट्रिप लेंगे इस तरह से, एक इस तरह से हमने क्या लिया, एक स्ट्रिप लिया इस तरह से, और इस स्ट्रिप का हमें एरिया चाहिए। तो अब असली बात है कि इस स्ट्रिप का जो एरिया होगा वो इसकी चौड़ाई इनटू इसकी परिधि के गुणा के बराबर होना चाहिए। तो जो परिधि होगी वो तो 2 पाई एक्स ले रहे हैं, इसका यदि रेडियस यहाँ पर एक्स मान लें तो इसकी परिधि कितनी रहेगी 2 पाई एक्स। अब इसकी चौड़ाई चाहिए, तो चौड़ाई हमारे पास देखो ये है, तो यहाँ पर जब आप देखोगे तो यहाँ पर आपको ढाल मिलेगा, ढाल यानी कि कुछ इस तरह से, ऊपर से चौड़ा और नीचे से ऐसे। जब आप इसमें से इतना सा स्ट्रिप ले रहे हो तो आपको ये ढाल मिलेगा, इस तरह से ढाल मिलेगा ये, और ये रहेगा 90 डिग्री यानी स्लोप है। थोड़ा बड़ा करके दिखाएंगे तो आप इसको ऐसे देख सकते हो, ऐसे ये 90 डिग्री है, और ये हमारे पास डी वाई हो जाएगा, ये हमारे पास डी एक्स हो जाएगा। आपको ये वाली वैल्यू चाहिए तो ये रहेगा हमारे पास अंडर डी एक्स स्क्वायर प्लस का डी वाई स्क्वायर, और ये जो पूरा है ये मामला ये यहाँ पर है, छोटा सा पार्ट जिसको मैंने जूम करके दिखाया। तो इसमें से आपको अब डी एक्स, ये आपको समझ में आया डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर का अंडर कहाँ से आया, ठीक है, क्योंकि हमें लेंथ वो एरिया चाहिए था। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं,
एक से लेकर 2 2πx अंडरूट dx स्क्वायर dy स्क्वायर। तो अब की बार हम इसमें से dx को क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। तो इधर तो हमारे पास मिलेगा i और इधर हमारे पास मिलेगा कि पॉइंट 1 से लेकर तक हम 2 तक जा रहे हैं और 2πx अंडरूट का 1 प्लस और ये रहेगा dy अपॉन dx का होल स्क्वायर एंड dx क्या जाएगा बाहर, और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, y डैश लिख सकते हैं। तो हमारे पास मिलेगा i इक्वल टू पॉइंट 1 से लेकर के 2 एंड 2πx अंडरूट का 1 प्लस का y डैश एंड dx इक्वेशन नंबर, इसको आप देंगे अगली कितनी आ गई थी 1, इसको आप 2 दे दीजिए। ठीक है, यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास होता है i इक्वल टू इंटीग्रेशन पॉइंट 1 से लेकर के 2 फंक्शन f dx होता है। तो इसको आप दे देंगे समीकरण नंबर 3 और कंपेयर इक्वेशन 2 एंड 3, तो आपको मिलेगा f इज इक्वल टू 2πx अंडरूट का 1 प्लस का y डैश स्क्वायर, ये आता है। और इसको आप देंगे समीकरण नंबर, आगे लिखता हूं दोबारा से इसको। तो अपने पास आया f इज इक्वल टू 2πx एंड अंडरूट 1 प्लस का y डैश स्क्वायर, इसको दें समीकरण नंबर 4। अब अपन यूज करेंगे आयलर लैग्रेंज इक्वेशन। तो यूजिंग आयलर लैग्रेंजन इक्वेशन, यूजिंग आयलर लैग्रेंजन इक्वेशन। तो आयलर लैग्रेंजन इक्वेशन हमारे पास क्या था, डी अपॉन डी एक्स एंड डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश एंड माइनस का डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0। अब आप अलग अलग वैल्यू निकाल लीजिए, इसको आप दे दीजिए समीकरण नंबर 5। सबसे पहले निकालेंगे डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश की वैल्यू, और इसकी वैल्यू आप कैसे निकालोगे, एफ आपके पास है ही, इसमें आपको वाई डैश दिया गया है, आप सिंपल इसका क्या कर लेंगे, आउटलाइन कर लेंगे। ठीक है, तो अपन इसका आउटलाइन करेंगे इसका। तो वाई डैश के रेस्पेक्ट में 2πx तो क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा, और 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर का अंडर रूट का क्या रहेगा, ये रहेगा अपने पास 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर की पावर माइनस 1/2 हो जाएगी, और 1/2 आगे आ जाएगा, 1/2 आगे आ जाएगा इंटू यहाँ पर इसके अंदर वाले का करेंगे तो ये रहेगा 2y डैश, तो 2 से आपके पास 2 कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली आपको मिलेगा डेल एफ अपॉन डेल फॉर्म है ना, y डैश इज इक्वल टू 2πx और y डैश अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस का y डैश स्क्वायर, प्लस है ये ना, माइनस नहीं, ये आ जाएगा। अब देखिएगा, इसको आप दे दीजिए समीकरण नंबर 6, और डेल एफ अपॉन डेल वाई यदि आप निकालोगे तो आप देखोगे इसके अंदर कोई हमारे पास y की टर्म्स नहीं है, तो y की टर्म्स नहीं है तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी, और इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 7। इक्वेशन 7 को और इक्वेशन 6 को आप यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 5 के अंदर। अब लिखोगे इक्वेशन 6 एंड इक्वेशन 7 using in equation 5 we get, तो आपको मिलेगा कुछ इस तरह से कि d अपॉन में dx, और ये वैल्यू आई है 2πx y डैश अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस का y डैश स्क्वायर, और माइनस का 0 इक्वल टू 0 आ गया अपने पास। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे, तो सोल्व करने का क्या तरीका है, देखिए इस वैल्यू का मान हमारे पास किसके बराबर आ रहा है, 0 के बराबर, और जब हम किसी राशि का या कोई भी हमारे पास क्वांटिटी है, राशि है, वेरिएबल है, उसका यदि आप अवकलन कर रहे हैं किसी के साबित करो, और इसका मान वैल्यू 0 आ रहा है, तो ऑब्वियसली बात है कि इसकी जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, कॉन्स्टेंट होनी चाहिए। सो
हम लिख सकते हैं कि 2π(x(y) अपॉन में अंडर रूट का 1 - y' इक्वल क्या आ जाएगा, c मान लेंगे, यानी कि कांस्टेंट। अब आप सिंपल इसको सॉल्व कर लेंगे, देखिएगा किस तरह से होगा। सबसे पहले लिखेंगे 2π(x(y) इक्वल टू c और अंडर रूट का 1 - का y'²। ये माइनस याद रहता है मेरे को, प्लस आएगा ये। ये देखो पीछे प्लस ही है ना, अब इसको प्लस ही लेके चलेंगे, प्लस ही है। अब क्या करना है, अपन को y' की वैल्यू चाहिए, तो अपन दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। तो आप लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो रहेगा 4π² x² y'² c² और 1 - 1 + y'²। अब यहाँ से आप y'² की वैल्यू को निकालोगे, तो हम यहाँ से y'² को सोल्व करते हैं। तो ये हमारे पास आया कुछ इस तरह से कि 4π² x² y'² इक्वल टू c² एंड 1 - का y'²। यह आया। इसको गुणा कर लीजिए c² को, तो c² माइनस का, ये माइनस का नहीं है प्लस का है, c² एंड y'²। और इधर है 4π² x² और y'²। y'² को कॉमन करेंगे तो यहाँ से तो बचेगा 4π² और x² और माइनस का, अब ये माइनस हो जाएगा और फिर हो जाएगा c²। और इधर हमारे पास मिलेगा मात्र c², मात्र क्या मिलेगा, c² मिलेगा। अब जो ये क्वांटिटी है इसको आप इधर भेज दीजिए दूसरी साइड, तो y'², ठीक है, इज इक्वल टू c² अपॉन में, और ये रहेगा 4π² x² माइनस का c²। अपन जो वेरिएबल है उसको सही करेंगे, सही करने का मतलब है इसमें जो 4π इसको बाहर ले लीजिए आप, तो आपके पास मिलेगा y' इक्वल टू c² अपॉन में 4π² को कॉमन कर लिया है, यहाँ पर बचेगा x² माइनस का, यहाँ पर रहेगा c² अपॉन में 4π²। ये आपके पास वैल्यू मिलेगी। अब देखो ये जो वैल्यू है वो कंप्लीटली क्या है, कोसेंट है। तो अपन मान लेते हैं यहाँ पर कि लेट कैपिटल A, जो कि क्या है, एक क्वेश्चन मान रहे हैं, इसकी वैल्यू लिखेंगे c² अपॉन में 4π² को अपन कैपिटल A मान लेते हैं। तो देखो यहाँ पर भी आपके पास क्या मिलेगा, एक A आ जाएगा, क्वेश्चन वैल्यू आ जाएगी। देखो यहाँ पर ये भी A हो जाएगा, यहाँ पर भी आ जाएगा। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं इसको फाइनली कि y' की जो वैल्यू होगी वो रहेगी A अपॉन में, और x² माइनस का, एक काम करते हैं इसको अपन a² मान लेते हैं। रीज़न, क्योंकि अपने पास जो आगे y डॉट को ओपन करेंगे सब इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो इंटीग्रेशन थोड़ा सोल्व हो जाएगा। तो आप इसको क्या करेंगे, तो ये स्क्वायर लिख लेंगे और इसको भी आप क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। जब आप इसको सोल्व करेंगे ना तो आपके पास इसकी जो सॉल्यूशन है वो कोस या साइन इनवर्स में आ जाएगा। अब आपको y' की वैल्यू चाहिए, तो वो आएगी a अपॉन में अंडर रूट का x² माइनस का और a²। अब y' का वैल्यू क्या है, dy अपॉन में dx है, तो ये रहेगा a अपॉन में अंडर रूट का x² माइनस का a²। तो हो जाएगा dy इज इक्वल टू a अपॉन में अंडर रूट का x² माइनस का a² और साथ में d²। दोनों साइड आप इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो यहां पर लिखेंगे आप टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो आपके पास मिलेगा इधर इंटीग्रेशन dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन और a अपॉन में अंडर रूट का x² माइनस a² और dx। तो ये तो हो जाएगा y और इधर हो जाएगा
कोशंट तो बाहर आ जाएगा और नीचे वाले का रहेगा कोस इनवर्स और एक्स अपॉन में ए प्लस का सी, या इसको डी मान लो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपके पास क्या आ जाती है, इक्वेशन आ जाती है। और ये इक्वेशन आपको क्या मिलेगी, जो मिनिमम सरफेस रिवोल्यूशन है उसकी आपके पास क्या आ जाएगी, इनवर्स आ जाएगी। तो ये हमारे पास है, दिस इज रिप्रेजेंट मिनिमम सरफेस रिवोल्यूशन, मिनिमम सरफेस रिवोल्यूशन हमारे पास होती है। और ये आपके पास आंसर आ गया। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी अगली क्लास में डिस्कस करते हैं। तो जो हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ आयलर लैग्रेंजियन इक्वेशन था वो कंप्लीट हो चुका है, और इसके बाद हम हैमिल्टोनियन वेरिएशनल प्रिंसिपल को डिस्कस करेंगे।